कल के लेक्चर तक हम लोगों ने समता का अधिकार पूरा का पूरा कवर कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार। 4 लेक्चर्स आ चुके हैं। 75 डेज़ में हम यूसेंट पूरी की पूरी आपकी कवर करवाने जा रहे हैं। अगर आप तक अभी में वो प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। कंसेप्ट अपने बहुत ही अच्छे बनाने हैं आपको, और इस बार बस निकालना है, इतना ध्यान दें। थोड़ी सी बात, कभी भी आपको अगर डीमोटिवेशन लगता है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आप बस कंपेयर कर लेना अपने आप को कि वो एक बच्चा जो मुखर्जी नगर में या भंवर कुआं में जहाँ भी जिस भी रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है, और अगर आप यहाँ पे रील्स चला रहे हो इंस्टाग्राम में, या आप चैटिंग कर रहे हो, या आप मूवी देख रहे हो, या आप लेजीनेस में केवल सो रहे हो, जो बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा है और आप यहाँ पे ऐसा कुछ काम कर रहे हो, तो कौन आगे जाने वाला है। बस ये कंपेयर कर लीजिएगा, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। सीट्स आपकी 500, बहुत ज़्यादा 700 सीट्स केवल, देने वाले 5 लाख से 7 लाख। समझ लीजिए कि आप कहाँ पे हो, किस लेवल के कंपटीशन से compete कर रहे हो, समझ लो। अगर आप एक चींटी से लड़ रहे हो तो आपको उस लेवल के एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर आप एक हाथी से लड़ रहे हो, अगर आप एक शेर से लड़ रहे हो, तो आपको उस लेवल के एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं। अगर करना है तो करना है, नहीं करना है तो तैयारी छोड़ दीजिए, बात खत्म। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सर मन नहीं लग रहा। ऐसे कैसे होता है मन नहीं लग रहा? लगाना पड़ेगा। ये देखिए ना, आप या तो आप छोड़ दो या तो आप अच्छे से तैयारी कर लो। बीच वालों का कुछ नहीं होता, सिंपल सा है। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका हम लोग देखने जा रहे हैं। आर्टिकल 19 क्या बोलता है? ये बोलता है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? पहले देखिए, मूल संविधान में 7 चीज़ें इनके अंदर आती थी, अभी केवल और केवल 6 आ रही हैं। 19F जो आपका संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। कल भी हमने देखा था कि अब 6 आपके फंडामेंटल राइट्स बचे हुए हैं, एक हट गया है जो कि 31 था संपत्ति से संबंधित, वो भी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। तो कल का आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं किया, करना है आपको, करना है। थोड़ा सा इंटरेक्शन दिखाइए तो अच्छा लगता है हमको भी बनाने में। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया था। चलिए देखते हैं 19 के अंदर कौन कौन से आते हैं। पहला है आपका बोलने की स्वतंत्रता, दूसरा है आपका शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा में एकत्रित होने की स्वतंत्रता। तो ए हो गया, बी हो गया, तीसरा हो गया संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथा हो गया देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। अच्छा, एक और आपका फेमस क्वेश्चन बनता है, सॉरी थोड़ा सा गले में दिक्कत है। अगला आपका क्वेश्चन बनता है कि विदेश भ्रमण का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार कहाँ पे है? तो आप बताओगे वो 21 राइट टू लाइफ में आता है, राइट टू लाइवलीहुड, जीवन जीने के अधिकार में। बहुत फेमस है, कंफ्यूज नहीं होना है कि आप 19 लगा के चले आओ, ठीक है। तो बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होना, संघ बनाना, सी में, डी में किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। फिर आपका ई में मिलेगा देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की या बसने की स्वतंत्रता। एफ संपत्ति वाला हट गया है। ट्रिक देखिए इसकी ऐसी है कि आपको बोलना है तो शांतिपूर्वक बोलो, तो ए और बी हो गया। सी से, सी देखिए आया हुआ है, और संघ कहीं ना कहीं इसमें विसा आ रहा है, इसमें विसा आ रहा है, मतलब सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता है। फिर देखिए डी से हमने एक वर्ड बोला, डी से होता है दादा, और दादा आदमी कहीं भी घूम फिर सकता है, तो डी से दादा और डी से घूमने फिरने की स्वतंत्रता। लेकिन देश के अंदर, देश के बाहर वाली 21 में आती है। इसके बाद ई देखिए, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, क्योंकि यही बस बचता है, तो आप इसको ई में लगा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका एक और मिलता है, एफ तो निकल गया है, फिर आपका जी मिलेगा। जी है कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अनैतिक आपके व्यवसाय होते हैं वो आप नहीं कर सकते, जैसे कि आप गांजे की स्मगलिंग शुरू कर दिए, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी मतलब जो संवैधानिक हो, जो कि मोरालिटी को हार्म ना करे, ठीक है। फिर देखिए एक थोड़ा सा इसके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका राष्ट्रीय आपात लग जाएगा तो आपके अनुच्छेद 19 के सारे प्रावधान खत्म हो जाते हैं, और जैसे ही राष्ट्रीय आपात खत्म होता है तो ये अपने आप अस्तित्व में आ जाते हैं, तो इनको हटाना नहीं पड़ता, अपने आप जाएंगे और अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपका 20वां क्या बताता है? तो 19 आपको क्लियर हो गया पूरा का पूरा। करना क्या है आपको, बस या तो स्क्रीनशॉट लेके फोल्डर में रख लीजिए। जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तब ऐसा करना है। घर में हो, 10 मिनट के लेक्चर से 75 दिन में पूरा का पूरा लूसेंट प्लस आपका जो भी है प्री लेवल का अच्छे से कवर होगा और बेस बन जाएगा मेंस के लिए भी।
फैक्ट जो आपको सप्लीमेंट करने होते हैं मेंस की, वो भी इसमें कवर हो जाएंगी। करना क्या है, आपको बस डेली का डेली लेक्चर फॉलो करना है और रिवीजन इसका 2 से 3 बार देखना है। 1.5x की स्पीड में आप देखिए और आपको लिखना है, नोट्स बना लेने हैं। अगर आप घर में हो तो जरूर नोट्स बनाइए, बाहर कहीं अगर आप देख रहे हो चलते फिरते तो आपको स्क्रीनशॉट्स लेके फोल्डर्स में इसको रख लेना है। 19 हो गया। 20वां देखिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है आपका 20 नंबर अनुच्छेद। जैसे अगर इसको थोड़ा सा डिफाइन किया जाए, इसका मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति को एक गुनाह के लिए एक से ज़्यादा बार सजा नहीं दी जाएगी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नो जियोपार्डी। एक सजा के लिए, एक आपके अपराध के लिए एक से ज़्यादा बार सजा नहीं दी जा सकती है। अंधा कानून मूवी में आपने देखा होगा, अमिताभ बच्चन ऐसे बोलते हैं ना कि मर्डर की सज़ा उनको दे दी गई थी तो उन्होंने वहीं पे मर्डर कर दिया। बोला अब एक मर्डर के लिए अब 2 बार हमें सज़ा क्या दोगी, सेम मर्डर के लिए। ठीक है, चलिए फिर अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी, ना कि पहले के कानून, ना कि बाद के कानून के तहत। इसका मतलब है कि नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ लॉ। इंग्लिश में नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ लॉ, इसका मतलब ये होता है कि जैसे आज आपने कोई अपराध किया तो आज का जो नियम है उसी के हिसाब से आपको सज़ा मिलेगी, ना कि जो पिछला था या ना कि जो आगे। अच्छा, ये आपके क्रिमिनल लॉज के लिए होता है, अपराध वालों के लिए, ना कि सिविल लॉ के लिए। सिविल लॉ के लिए अलग प्रोविजंस होते हैं, ये दिमाग में बैठा लेना है। आगे देखिए, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये 3 आपके प्रोविज़न अंडर आर्टिकल 20 आते हैं। अच्छा, इसमें भी एक्सेप्शन ये है कि ब्लड सैंपल आपसे ले सकते हैं, फिंगरप्रिंट ले सकते हैं, नारकोटिक सैंपल ले सकते हैं। इसके लिए अगर ये 3 चीज़ आपसे ले रहे हैं, जैसा कुछ भी आपसे लिया जा रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि भैया हमारी फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है। चलिए आगे देखिए, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 21, जीवन जीने का अधिकार। आप ये समझ लीजिए बस। तो इसमें प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, विदेश भ्रमण का अधिकार, रहने का अधिकार, खाने का अधिकार, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू शेल्टर, राइट टू स्लीप, सब कुछ आ जाते हैं। फिर आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21A लाया गया है, इसे शिक्षा का अधिकार कहते हैं। यह भी अब एक आपका मूल अधिकार है। 6 से 14 बहुत इंपॉर्टेंट, 0 से 14 कभी कभी पूछ देता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को राज्य विधि द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की स्वतंत्रता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे 6 से 14 है, ना कि 6 से 12, ना कि 0 से 12। कौन सा संशोधन, ये भी आपको याद रखना है, 86वां संविधान संशोधन 2002। चलिए आगे देखते हैं कि किसी भी आपातकाल में 21 जो आपका आर्टिकल है वो खत्म नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 19 हो जा रहा था, राष्ट्रीय आपात जब लगता है और जब राष्ट्रीय आपात हटा तो तुरंत वापस आ जाता है। फिर आपका आर्टिकल नंबर 22 आता है। आर्टिकल नंबर 22 आपका बताता है कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण में संबंधित आपके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं। इसमें 3 प्रोविजन आते हैं। पहला कि हिरासत में लेने का कारण बताया जाएगा। दूसरा, 24 घंटे के अंदर आने जाने का टाइम हटा के उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। और तीसरा भैया, राइट टू हैव लॉयर, मतलब कि अगर आपके पास गिरफ्तार जिसको भी किया गया है उसके पास वकील नहीं है तो सरकार उसे वकील प्रदान करेगी। तो ये अंडर 22 की आपके प्रोविजंस हमने कवर कर लिए। चलिए अगला देखते हैं। फिर आपका आ जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आपका 23 एंड 24 होता है, इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 23 बताता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिरोध किया जाएगा। और 24 बताता है बालकों के लिए। अच्छा, बालकों में भी क्या कि 14 वर्ष से कम आयु वाले, पहली बात तो, और हजार्डस सिचुएशन में, मतलब ऐसा नहीं कि कृषि में वो नहीं दे सकते हैं, नहीं, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे उनके जान माल को जोखिम हो, जोखिम भरे कार्यों में निषेध किया गया है। ठीक है, तो 21 राइट टू लाइवलीहुड हो गया, 22 आपका हो गया, 23 हो गया कौन सा कि भैया नर व्यापार जो है वो नहीं होगा, 24 हो गया बालकों के लिए जो हजार्डस पोजीशन है वहाँ पे वो नहीं करेंगे क्या काम। ठीक है, फिर आपका आ जाता है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से लेके आपका 28 तक चलेगा। चलिए 25 क्या बोलता है, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान अपना कोई भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। 26 बताता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अच्छा, ये क्या बोलता है कि व्यक्ति को अपने धर्म के लिए
संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने का अधिकार प्राप्त है। 26 क्या बता, 26 हमने देख लिया और 25 हमने देख लिया कि प्रचार प्रसार कर सकते हो, मान सकते हो और अपना जो इंस्टीट्यूशन है वो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। 27 क्या बोलता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित की गई है। इसका मतलब ये कि आपसे कर नहीं लिया जाएगा अगर आप कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चला रहे हो। 28 क्या बोलता है, 28 बोलता है कि 3 चीज़ें होती हैं। अगर स्टेट फंडेड है तो वहाँ पे हम धार्मिक नीतियाँ नहीं ला सकते हैं, ना ही मानने के लिए विवश कर सकते हैं। अर्थशास्त्रीय है तो हम ला तो सकते हैं लेकिन बाध्य नहीं कर सकते हैं। और अगर वो प्राइवेट है तो वो अपने मन का ला भी सकता है धार्मिक नीति और चला भी सकता है। तो क्लियर हुआ ना आपको कौन कौन सा। 25 अंतःकरण कर सकते हो, 26 रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकते हो, 27 कर नहीं लिया जाएगा और 28 अगर वो स्टेट फंडेड है, अगर वो अर्थशास्त्र की है और वो आपका और मतलब इंडिविजुअल है तो आप ला भी सकते हो और फॉलो करवा सकते हो। तो ये हमने देख लिया कहाँ तक, 28 तक आपका हो गया। चलिए इसके बाद आपका कौन सा आता है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा एवं संबंधी, हाँ संस्कृति से संबंधित अधिकार। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या दे रखा है। इसमें आपका होता है अल्पसंख्यक वर्गों के हित के लिए ये आपके लाए गए हैं जो भी प्रोविजंस हैं। 29 बोलता है अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण किया जाएगा। तो इसमें प्रोविजन ये बोलता है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, यहाँ पे ग्राउंड देखिए, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। ठीक, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। उसको ये जो ग्राउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता है। देखो, भाषा, धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर किसी को भी हम किसी भी शैक्षणिक संस्थान में जाने से नहीं रोक सकते हैं। ये बोलता है आपका आर्टिकल नंबर 29। अच्छा, आर्टिकल 30 क्या बोलता है, आर्टिकल 30 ये बोलता है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। ये दोनों आपके अल्पसंख्यक के लिए होते हैं। लेकिन एक यूपीएससी में जो क्वेश्चन बनता है फेमस कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो अल्पसंख्यक के लिए है और उसके अंदर के प्रोविजन भी अल्पसंख्यकों के लिए है, मतलब पूरी तरीके से अल्पसंख्यक के लिए है, तो वो है आपका आर्टिकल 30। 29 ऊपर से तो अल्पसंख्यक के लिए बोलता है, लेकिन जब हम लोग अंदर आते हैं तो वहां पे सामान्य वर्ग भी आ जाता है। ठीक है, फिर आपका 31 जो है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। उसमें जनता दल था। ठीक है, अगला आपका 32 क्या बोलता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार, इस आर्टिकल को भीमराव अंबेडकर जी ने क्या बोला है, संविधान की आत्मा बोला है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है, संविधान की आत्मा की संज्ञा उन्होंने दी है। इसके अंतर्गत आपको पांच रिट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, 5 रिट्स मिलते हैं। कौन कौन से, पहला है आपका हिबियस कार्पस जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। फिर आपका होता है मैंडमस मतलब परमादेश। तीसरा होता है प्रतिषेध लेख जिसको प्रोहिबिशन बोलते हैं। उत्प्रेषण, सेचुररी एंड क्वाओ वारंटो मतलब अधिकार प्रक्षा लेख। चलिए सबसे पहले कौन किसके लिए होता है ये समझिए आप, कि आपका जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये अगेंस्ट स्टेट होता है। परमादेश जो होता है इसका जो अर्थ होता है वो होता है वीक कमांड। जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता तो उसे आज्ञापत्र जारी करके बाध्य किया जाता है, मैंडमस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो हम उसको बल देके काम करवाएंगे, मैंडेटरी बोलते हैं ना, मजबूर करना। तो ये हो गया परमादेश। प्रतिषेध निलेख क्या होता है, इसका अर्थ होता है टू फॉरबिड। अच्छा, ये उच्चतम और उच्च न्यायालय के लिए होते हैं मेनली। कौन कौन से, आपका प्रतिषेध लेख और आपका उत्प्रेषण मतलब कि प्रोहिबिशन और सेचुररी। इसके अलावा जो आपका अधिकार पृष्ठाच्छेद है इसका लेख है, उसका अर्थ होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। सबसे पहले तो आपको ये समझना है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास ज़्यादा पावर्स हैं तो उसको कम कर देना।
ये आपका प्रोहिबिशन का मतलब होता है। मैंडेटरी मतलब आप नहीं काम कर रहे हो तो आपको मजबूर किया जाएगा, ठीक है। प्रोहिबिशन का मतलब आप ज़्यादा काम कर रहे हो तो आपको कम करवाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप उत्प्रेषण देखिए। उत्प्रेषण का मतलब ये होता है कि इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों को क्या करें, न्याय निर्णयन के लिए वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। उत्प्रेषण का मतलब ये हो गया कि छोटे कोर्ट बड़े कोर्ट्स को दे दें जो मामले वो लोग डील नहीं कर पा रहे हैं। और बाय वाट अथॉरिटी मतलब आपने किस बिना पे ऐसा कार्य किया, किस अधिकार से, ये आपका बताता है। कौन अधिकार, अच्छा लेख। अच्छा जल्दी आप एक बार रिवाइज करिए, हो सकता है आपको कंफ्यूजन नहीं हो, अभी क्लियर हो जाएगी। पहला हिबियस कॉर्पस, अगर स्टेट कोई भी आपके प्रति डिस्क्रिमिनेशन करता है तो वहां पे लगेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हिबियस कॉर्पस। मैंडमस, अगर आप कम काम कर रहे हो तो क्या किया जाएगा, मैंडेटरी किया जाएगा कि आप ज़्यादा काम करो। प्रोहिबिशन, आप मतलब कि जो आपके जैसे सरकारी अफसर हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा क्या है आपका प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन ये बताता है कि अगर आप ज़्यादा काम कर दे रहे हो, अपने अधिकार क्षेत्र को लांघ रहे हो तो भैया कम काम करो, ठीक। उत्प्रेषण क्या बोलता है, लंबित न्यायालय में, छोटे न्यायालयों में जो लंबित आपके मुकदमे चल रहे हैं उसको बड़े न्यायालयों में भेजो। और किस अधिकार से आपने ये किया है, यह आपका पांचवा बताता है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा एक पॉइंट आता है आपका कि मौलिक अधिकार में संशोधन कैसे कैसे हुए। कुछ 5-6 आपके केसेस होते हैं, तो आप बस अभी ये याद रखिए कि कौन कौन से जो आपके केस हुए हैं वो संबंधित हैं मौलिक अधिकार से। तो इसके बारे में आपको ये समझना है कि पहला जो केस था आपका वो गोलकनाथ केस था। सबसे पहले क्रोनोलॉजी भी आपसे इसमें पूछता है कि कौन सा केस कब हुआ। तो जो आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस है ये 1967 में हुआ। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद केस ये 1967 में ये भी हुआ आपका। इसके बाद 24वां संविधान संशोधन ये भी संबंधित है जो कि 1971 में हुआ था। इसके बाद आपका केशवानंद भारती केस, फेमस केस आता है 1973 के आसपास आपको मिलेगा। 42वां संशोधन 1976 और मिनरवा मिल केस ये 1980 में आया था। इसके वर्डिक्ट क्या थे ये हम लोग सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, परेशान नहीं हुई। अभी सिर्फ आप क्रोनोलॉजी याद रखिए कि कौन सा केस पहले आया, कौन सा बाद में आया और कौन कौन से केस संबंधित है मौलिक अधिकार से, बस इतना भी आपको याद रखना है। तो मौलिक अधिकार वाले जो केस हैं, पहला आपका गोलकनाथ मिलेगा 1967 में, फिर आपको गोलकनाथ बनाम राज्यवाद 1967 में मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 2 केस बने थे अलग अलग। फिर 24वां आपका संविधान संशोधन 1971 में, फिर केशवानंद भारती केस बनाम जो केरल राज्यवाद केस हुआ था वो 1973, 42वां संविधान संशोधन और मिनरेवा मिल केस। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 1931 कराची अधिवेशन में वल्लभ भाई पटेल ने मूल अधिकारों की मांग की थी। तो मूल अधिकारों का जो जन्म है 1931 में कराची अधिवेशन से माना जाता है। वल्लभ भाई पटेल ने सर्वप्रथम इसकी मांग की थी।